जय श्री कृष्ण डियर फ्रेंड्स, वेलकम बियॉन्ड द चार्ट। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा एक रियल केस के बारे में कि किसी शख्स ने मेरे से अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाया अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और उनको बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया और वो उन्हें अपनाया भी, और उससे उनको काफ़ी हद तक फ़र्क भी पड़ा। लेकिन रूट कॉज जो थी वो पकड़ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रियलिटी, अपने पास्ट के किए हुए कर्म जेन्युइनली खुलकर डिस्कस नहीं किए। और जब उन्होंने किए और उसका सॉल्यूशन उनको बता दिया गया, उन्होंने अप्लाई किया, तो कैसे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, वो रियल केस स्टडी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जेंटलमैन मुझे दिल्ली से पंजाब ट्रेन से ट्रैवल करते हुए बीच रास्ते में मिले थे। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे साथ वाली सीट पे वो बैठे थे। ऐसे ही फ्रेंडशिप हमारी हो गई, क्योंकि जिस स्टेशन पे मैंने उतरना था उससे अगले एक स्टेशन पे उन्होंने उतरना था। ऐसी डिस्कशन चलती रही। पता लगा वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं और फैक्ट्री लगाई हुई है, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। जब उनको पता लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखता हूँ, हालांकि तब तो मैंने चैनल नहीं बनाया हुआ था, ये 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब उनसे फ्रेंडशिप हुई और कुंडली का एनालिसिस किया। जैसे मैं अपनी पहले की वीडियोज में भी आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पता नहीं कितने लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी, उनके जेमस्टोन उतरवाए, सूटेबल जेमस्टोन पहनाना उनको बताया और उनको बेस्ट सॉल्यूशन दिया। ये उनकी कुंडली है। उनकी क्या प्रॉब्लम थी? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर लेबर कंटिन्यू टिकती नहीं है। अब पहले एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली से रिलेटेड, कि जन्म कुंडली से रिलेटेड उनको क्या करेक्शन करनी बनती है, और वो करेक्शन कर लेने के बाद भी जब उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं मिटी, तब उन्होंने एंड में जाकर अपनी कर्मा थ्योरी मेरे से डिस्कस करी, अपना पास्ट कर्मा, कार्मिक डेट के बारे में डिस्कस किया। वो उनको तो पता नहीं था, उनके लिए तो वो नॉर्मल बात थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, उनके लिए ये वाली बात नॉर्मल है। लेकिन हम लोग एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम लोग कर्मा थ्योरी जानते हैं, कर्मा थ्योरी को खुद भोगा भी है, हमने देखा भी है कैसे ऑब्स्टेकल आते हैं, उनका रूट कॉज क्या होता है और कैसे उसको रिमूव किया जाता है। चलिए बात करते हैं जन्म कुंडली की। पहले तो जिन भी लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है थोड़ी सी, वो ये देखेंगे कि मेष लगन की जन्म कुंडली है, और मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर जो लगन के लॉर्ड है मंगल, वो 4th हाउस में बैठे हैं, सुख भाव में। सुख भाव में लग्नेश का बैठना अति उत्तम होता है, लेकिन मंगल की अपनी नीच की राशि है, यानी कि अनफेवरेबल जोन माना जाता है। लेकिन यह प्लस पॉइंट रहेगा कि लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं। अब दूसरा, जिस बात से वो जेंटलमैन सबसे ज्यादा वरिड थे, वो इस बात से वरिड थे कि मेरी कंपनी के अंदर, मेरी फैक्ट्री के अंदर लेबर नहीं टिकती, लेबर डेडिकेटली स्टे नहीं करती, क्योंकि मेरे जन्म कुंडली में शनि जो है वो नीच के है। शनि की जो लॉर्डशिप है वो 10th हाउस कर्म भाव की और 11th हाउस आय भाव की है। हम हॉरोस्कोप के अंदर 10th हाउस को कर्म का भाव मानते हैं और 11th हाउस को आय का, इनकम का भाव मानते हैं। तो मंगल प्रधान व्यक्ति मेष लगन की जन्म कुंडली में शनि की लॉर्डशिप 10th और 11th हाउस की है। तो शनि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर 1st हाउस में बैठे हैं। इस भाव का स्वामी का इस भाव में बैठना अति उत्तम है, लेकिन शनि अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, यानी कि मेष राशि जो होती है वो शनि की नीच की राशि मानी जाती है। एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट जो है जन्म कुंडली के अंदर वो क्या है कि भाग्य भाव के स्वामी गुरु, देव गुरु बृहस्पति, वो 7th हाउस में बैठे हैं लगन के केंद्र त्रिकोण के अंदर। भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठना बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक एक ही है, क्या कि सुख भाव का स्वामी, यानी कि जो जीवन में सुख का लीडरशिप करेंगे, जो लीडिंग प्लेनेट है मून, वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। मैंने पहले इस चैनल के ऊपर अपने कई बार ये डिस्कस किया कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी सुख भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी 6 में, 8 में, 12 में बैठता है, वो कंप्लीटली डेड हो जाता है। तो सुख भाव का स्वामी चंद्र 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं। ये क्या चीज इंडिकेट करते हैं? 3 चीजों का इंडिकेशन मिलता है जन्म कुंडली के अंदर।
लगन भाव के स्वामी मंगल का नीच राशि में बैठ जाना, कर्म भाव और आय भाव के स्वामी का नीच राशि में बैठ जाना, और सुख भाव के स्वामी का चंद्र का छठे भाव में चले जाना, ये इंडिकेट करता है आदमी के अंदर लीडरशिप निभाने की ललक तो बहुत होगी, लेकिन वो लीडरशिप को कभी भी सही सक्सेसफुली निभा नहीं पाएगा। मैंने उनको क्या वाली बात बोली कि आप केवल और केवल अपना फोकस प्रोडक्शन के ऊपर रखें, और उस प्रोडक्शन को हैंडल करते वक्त आप कोई भी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है उनके साथ आप वार्तालाप ना करें, उनसे आप किसी प्रकार का इंटरेक्शन ना करें, क्योंकि इनके अंदर सुख भाव के स्वामी के छठे भाव में जाने से, आठवें भाव में जाने से, 12वें भाव में जाने से आदमी अग्रेसिव होता है, क्रोधी बना देता है उसको। ये वाला फीचर जो है जन्म कुंडली के अंदर, ये जो सूत्र है, तो प्रोडक्शन में तो ये आदमी नंबर 1 रहे, लेकिन इनसे एक गलती क्या हुई अपने जीवन के अंदर, चलिए वो मैं गलती के बारे में बात बताऊं। केवल नेचर, मैं आपको कुंडली का ये बता दूं कि नेचर के हिसाब से इनको केवल और केवल प्रोडक्शन देखनी है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल मार्केटिंग भी देख रहे हैं, सेल परचेज भी देख रहे हैं, हर जगह इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट ले रखी है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाने के बाद ये मैंने इनको ये वाली बात बोल दी कि आप केवल और केवल अपना प्रोडक्शन में ध्यान दीजिए, अपने बड़े भाई साहब, बड़े ब्रदर को या किसी और सबऑर्डिनेट को आप अपॉइंट कीजिए, रॉ मटेरियल परचेज करना और बने हुए मटेरियल को भेजना और उनकी पेमेंट्स की कलेक्शन, इसकी जिम्मेवारी आप किसी और को दीजिए। आप केवल और केवल अपना फोकस प्रोडक्शन के ऊपर बनाइए। और इनको जो जेमस्टोन रिकमेंडेशन थी वो मैंने इनको दे दी, वो इन्होंने पहन भी लिया, चांदी के अंदर वो नग बनवाकर मोती, और उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिला। जो इनको रेमेडीज बतानी थी दान करने वाली वो भी बता दी, इनको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन एक शिकायत इनकी हमेशा बनी रही, क्या कि मेरे यहाँ पर जो लेबर आती है वो लगातार शफलिंग उसकी होती रहती है। अचानक ही मैंने इनसे वाली बात पूछी 2-4 मुलाकात होने के बाद, और मैंने इनकी फैक्ट्री भी विजिट किया। वहाँ के इन्वायरमेंट को देखकर मैंने इनके साथ ऑफिस में बैठ के जब बात की तो ये बोला कि आपके जो लेबर के साथ रिलेशंस हैं वो कैसे रहते हैं, आप लेबर जो काम करने वाली है उनके वेलफेयर के लिए क्या कोई एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल साल में एक बार विश्वकर्मा पूजा होती है, उस वक्त उनको कोई गिफ्ट्स वगैरह दान कर दिए पूजा पाठ करने के बाद, या दीपावली के ऊपर कोई आप स्पेशल बोनस देते हो, या कभी कोई जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट लग जाता है, उस दिन छुट्टी होती है, उस दिन को पैसे तो नहीं आप उनके काटते कि आज काम नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुई तो आज उनके पैसे नहीं देने। तो वो कहते इस तरह का वेलफेयर की तरफ तो मैंने कभी आज तक ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा कभी कोई आपकी किसी लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं क्रिएट हुआ। तो उनको याद आ गया ये वाली बात। वो कहते हैं इनिशियली जब मैंने ये प्लॉट खरीदा था और ये मशीनरी उतारी थी तो उस वक्त यहाँ अब हम हॉरोस्कोप के एरिया से बाहर निकल आए, अब हम कर्मा थ्योरी के ऊपर आ गए। तो कहते उस वक्त एक आदमी को मैंने अपने यहाँ पे सुपरवाइजर अपॉइंट किया था प्रोडक्शन के लिए, ताकि मैं मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकूं और प्रोडक्शन को वो संभाले। तो उस वक्त प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, कुछ टेक्निकली मशीनरी के अंदर गड़बड़ी होने से जो लॉट तैयार हुआ वो परफेक्ट तैयार नहीं हुआ, वो सेल के लिए रिजेक्ट हो गया। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, यानी कि वो जो मटेरियल बन गया क्वालिटी कंट्रोल से पास नहीं हो सका, डिसक्वालीफाई कर गया, वो बना हुआ माल जो लॉस में गया, वो कहते हैं उसकी जिम्मेवारी सारी मैंने उस सुपरवाइजर के सर पे डाल दी और उनसे मेरा काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा बड़े पैमाने पे हो गया, लूज स्टॉक कर दी गई, गाली गलौज हो गई। इन्होंने गुस्से में उसके शायद थप्पड़ वप्पड़ भी लगा दिया। चलो जो भी है, वो आदमी लेबर का वो सुपरवाइजर आदमी नाराज होकर प्लॉट से रोकर गया। ये इंसिडेंट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। अब मैंने कहा जब आपने फर्स्ट टाइम मेरे से अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाने के बारे में बात की थी तो मैंने आपसे आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बोला था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना जो आपको दुख देती है या आपको ज़्यादा सुख देती है वो मेरे से डिस्कस करो। तो आपने तब ये वाली बात डिस्कस की नहीं। कहते मैंने इस चीज़ को कभी इंपॉर्टेंट समझा नहीं। मैंने कहा हॉरोस्कोप के अंदर जो करेक्शन करने वाली चीज़ थी, सुख भाव के स्वामी का छठे भाव के अंदर जाना, उसका मैंने इलाज कर दिया। उसका जो इलाज कर दिया, कहने का मतलब, मेरा कहने का भाव है, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया।
कर्म भाव के स्वामी का नीच का होना और लगन भाव के स्वामी का नीच की राशि में बैठना, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, वो आप कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, उसका रूट कॉज केवल और केवल ये कर्म डेट है, कार्मिक डेट ही है। मेरे सजेशन देने के ऊपर मैंने उनको क्या सजेस्ट किया, मैंने कहा उस सुपरवाइजर का नंबर निकालिए, क्योंकि जब आप किसी को रिक्रूट करते हो तो आप उनका आधार कार्ड वगैरह सब लेते हो, उनके आइडेंटिफिकेशन लेते हो, वो किस स्टेट से आया है, क्या उसका फैमिली का बैकग्राउंड है, कोई पुलिस क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है। मैं कहा उसके नंबर के ऊपर उसको कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप अपने इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना चाहते हो। नहीं तो आए दिन जब भी वो मेरे से कभी मिलते थे, डिस्कस करते थे, तो यही वाली बात बोलते थे, सर कोई सॉल्यूशन बता दीजिए ताकि फैक्ट्री चले, लेबर टिक कर काम नहीं करती है। मुझे चंडीगढ़ के एस्ट्रोलॉजर ने बोला है अगर आप 1 लाख रुपए दे दो, एक पूजा करवाएंगे, उस पूजा के बाद आपकी दोनों फैक्ट्रियां बहुत जोरों की चलेंगी। तो मैंने कहा आप दे दो 1 लाख रुपए उनको, अगर आपका लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार 1 लाख रुपए खर्चने से चलता है तो आप उसको करवा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मन नहीं माना उनका, तो मैंने उनको यही सॉल्यूशन दिया। मैं कहा एक कार्मिक डेट को रिमूव करने के लिए आप उस आदमी का नंबर निकालो जिसके साथ मिसबिहेव किया था, लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, और वो आदमी नाराज होकर, दुखी होकर, रोकर आपके प्लॉट से गया था। उसका नंबर निकाल के उसके होम टाउन जाओ और उससे माफ़ी मांगकर, उससे क्षमा मांगकर, पोलाइट शब्दों में, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके पैर लेट कर पैर छूने हैं या कुछ करना है, केवल पोलाइटली उसके कंधों पे हाथ रख के ये वाली बात बोलनी है कि मुझसे बहुत बड़ा मिसबिहेव हो गया, मैंने आपकी आत्मा को दुख पहुंचाया, और उसको पैसों से थोड़ा सा कंपनसेट करो। कुछ उसके घर जाते वक्त फ्रूट्स, मिठाई वगैरह ले जाओ बच्चों के लिए, कुछ खिलौने, कुछ मिठाई, कुछ पढ़ाई लिखाई का स्टेशनरी का आइटम ले जाओ, कलर्स वगैरह, ड्राइंग बुक्स वगैरह। और इस तरीके से उसके साथ एक कटसी मीटिंग कर कर, एक भाईचारे वाली मीटिंग कर कर उसको इनवाइट कर कर आओ कि आपका मोस्ट वेलकम है मेरी फैक्ट्री के अंदर। मैं चाहता हूं जो गलती मेरे से हुई उस गलती को भुलाकर हम दोबारा से प्रोडक्शन करें और आप आके मेरी फैक्ट्री को रन करो दोबारा से। उस आदमी ने इमीडिएटली तो उस ऑफर को नहीं माना, क्योंकि वो जहां पर काम कर रहा था वहां से विड्रॉ नहीं हो पाया वो। लेकिन उसके 1 साल के बाद, क्योंकि ये आदमी, ये जेंटलमैन जिनकी कुंडली है, लगातार उसके कांटेक्ट में थे कि आपका मोस्ट वेलकम है, आपके डोर मेरी फैक्ट्री के लिए खुले हुए। मैंने उनको ये वाली बात बोली थी कि आपने बोलना है कि मेरे डोर हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप जब आना चाहो तब आप आ जाओ। 1 साल के बाद उस आदमी ने आकर इनके फैक्ट्री में एज ए सीनियर सुपरवाइजर जॉब ज्वाइन करी और प्रोडक्शन को संभाला। तब से लेबर की सारी समस्या आदमी के दिमाग, जिंदगी से हट गई। क्या अब लेबर, किस कैटेगरी की लेबर कितनी चाहिए, कितने ऑपरेटर्स चाहिए, कितने हेल्पर्स चाहिए, सब कुछ वो खुद ही मैनेज कर लेता है, खुद ही अपने विलेज से, अपने होम टाउन से मंगा लेता है। किसको रखना है, किसको टाइमिंग हटाना है, किसको कॉन्ट्रैक्चुअल रखना है, किसको डेली वेजेस पे रखना है, सब वो मैनेज कर लेता है। केवल और केवल एक आदमी के साथ रिलेशन ठीक करने से सब कुछ ठीक हो गया। तो ये है कॉम्बिनेशन डियर फ्रेंड्स, हॉरोस्कोप का और कार्मिक डेट का। हम क्या करते हैं, ज्योतिषियों को कांटेक्ट करते रहते हैं कि ज्योतिषी हमारे को कोई एकदम से कोई चमत्कारी अंगूठी पहना देगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे को अपनी पास्ट की जो हिस्ट्री है वो अपनी बुक में चेक करनी पड़ेगी। हमसे पास्ट में कौन से ऐसे कर्म हुए हैं जिससे दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचा है, हमसे कौन से ऐसे कर्म हुए हैं जिससे दूसरे के आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। हमें वहां पर तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है, माफी मांगनी है, और अपने आप को नम्र होकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर कर फिर प्रार्थना करनी है भगवान से कि हमारे काम के रास्ते खुले। दिस इज द प्रॉपर वे। यही है कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका। डियर फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।